हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन अप्रैल असाइनमेंट के उत्तर बताने वाला हूँ, आंसर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का फाइनल असाइनमेंट आंसर। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट इसके पीडीएफ को blogger.com पर जाकर डाउनलोड करें, वहां पर इसको इजी रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार क्या है, इसकी विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार शब्द का अर्थ एक विशेष स्थान से नहीं बल्कि एक तंत्र होता है जिसके माध्यम से क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आपसी सहमति वाली चीजों पर वस्तुओं का क्रय अथवा विक्रय करते हैं। बाजार की मुख्य विशेषताएं सम्मिलित है आपका क्रेता तथा विक्रेता। किसी बाजार के अस्तित्व के लिए क्रेता तथा विक्रेताओं का आपस में संपर्क अनिवार्य है। केवल क्रेता तथा विक्रेताओं में संपर्क होने पर ही कोई सौदा होता है। क्षेत्र, मनुष्यों की आबादी के पास आपको आसानी से बाजार मिल जाएगा, किंतु वर्तमान स्थिति में बाजार किसी एक स्थान तक विशेष सीमित नहीं है। आज के इंटरनेट के युग में ऑनलाइन बाजार में तेजी से वृद्धि हो रहा है जो कि किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। एक क्रेता एक वस्तु का क्रय करने के लिए ऑनलाइन आदेश दे सकता है। वस्तु, ऑब्जेक्ट, क्रेता तथा विक्रेता के बीच सौदा किसी वस्तु तथा सेवा का ही हो सकता है। प्रतियोगिता के विभिन्न प्रकार, बाजार का प्रकार वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेताओं में प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां प्रतियोगिता की मात्रा अपने आप में इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा बाजार में उपस्थित विक्रेताओं की संख्या कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है स्टूडेंट, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत उद्योग की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों का निर्धारित होती है। मांग करने वाले क्रेताओं का समूह होता है जो निरंतर कम कीमत पर वस्तु खरीदने के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा उसकी कीमत अधिकतम सीमा सीमांत उपयोगिता होती है। दूसरी ओर विक्रेताओं का समूह होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर वस्तु बेचना चाहता है, इसकी न्यूनतम सीमा सीमांत लागत होती है। तो निम्न तालिका से विभिन्न वस्तुओं की कुल मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है। तो इस तालिका को आप बना लेंगे। तालिका से आप इसके रेखा चित्र को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसके बाद उसकी थोड़ी सी आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, आंसर को परफेक्ट करने के लिए। अगला स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप लोगों के लिए निम्नलिखित आंकड़ों से साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। आपको दिया गया बाजार मूल्य पर सकल उत्पादन मूल्य 10,500, बाजार मूल्यह्रास दिया है आपका 1,000, अप्रत्यक्ष कर 750 रुपये, आर्थिक अनुदान है आपका 200, मध्यवर्ती उपभोग है आपका 4,000 और कर्मचारियों का पारिश्रमिक है आपका 2,000। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। बाजार कीमत पर सकल उत्पादन मूल्य कितने? 10,500, आर्थिक अनुदान 200, मध्यवर्ती अनुदान को आप घटा देंगे, अप्रत्यक्ष कर आपका 750 माइनस आप पूरे को रिड्यूस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,950 रुपये। अगला स्टूडेंट है, समग्र मांग के विभिन्न घटकों का विवरण दीजिए। तो पहला आपका पारिवारिक उपभोग मांग, ये क्या होता है? पारिवारिक क्षेत्र में व्यापारिक व्यक्ति, परिवार तथा परिवारों की सेवा में संलग्न गैर लाभकारी संगठन होते हैं। ये सभी आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। उत्पादकों अथवा फर्म की निवेश मांग,
ये क्या होता है स्टूडेंट? फर्म तथा उत्पादक आगे उत्पादन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। ये आपका क्या होता है? फर्म द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए वस्तु की मांग निवेश कहलाती है आपका। सरकारी व्यय, तो सरकार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जनता की भलाई के लिए वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदती है, इसलिए सरकार द्वारा सभी क्रय मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। शेष विश्व द्वारा क्रय, घरेलू देश के परिवार जिस प्रकार देश के अंदर वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करते हैं, विदेशी भी देश के बाहर से वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं। इसे शेष विश्व का आयात अथवा घरेलू देश का निर्यात कहते हैं, क्योंकि घरेलू देश के परिवार, फर्म तथा सरकार भी विदेशों से वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदते हैं। अगला स्टूडेंट, वाणिज्य बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बहुत का काम क्या होता है? जमा स्वीकार करना। आपके 3 प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता, बचत खाता और स्थिर जमा या फिर सावधिक जमा खाता होता है। ऋण तथा अग्रिम को प्रदान करना किसी वाणिज्य बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है या किसी वाणिज्यिक बैंक की आय का महत्वपूर्ण साधन होता है। ओवरड्राफ्ट, साधारण ब्याज विनिमय, बिलों का भुगतान करना। साख का सृजन, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य पहले लिखे गए 2 कार्यों से निकाला गया और इस विशेष कार्य का अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति का सीधा इफेक्ट पड़ता है। फंड का स्थानांतरण यानी कि फंड का हस्तांतरण, यह बैंक अपने ग्राहकों को फंड स्थानांतरण की सुविधाएं प्रदान करते। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से एक दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह स्थानांतरण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर, हैव अ गुड डे, वियर अ फेस मास्क। थैंक यू।